हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये मेरा करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपका करंट अफेयर्स आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आपका पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वां संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपको भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में थोड़ा सा बता दें, IITF के बारे में। यानी कि IITF का पूरा नाम क्या हुआ? इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक, इसकी जो इस बार की थीम थी IITF की, थीम आपको याद रखना है। थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है इनकी थीम इस बार की रही है आत्मनिर्भर भारत। क्या रही है? आत्मनिर्भर भारत। ठीक, याद रखना है इनकी थीम इस बार की क्या है? आत्मनिर्भर भारत है। तो इस फेयर में आपका स्वर्ण पदक आपके बिहार राज्य ने जीता है। किसने? बिहार राज्य ने जीता है। ये जो आपका मेला है वो आपकी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है। आपको लोकेशन भी याद रखनी है कि कहाँ लगा है। IITF इस बार कहाँ आयोजन हुआ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में। हर साल यहीं आयोजित होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है। ठीक, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न IITF से ही संबंधित है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण में कौन सा राज्य फोकस राज्य रहा है? आपसे फोकस राज्य पूछा जा रहा है। वहीं स्वर्ण पदक तो आपको पता है कि बिहार ने जीता है। फोकस राज्य कौन से हैं? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर प्रदेश और झारखंड ये दोनों राज्य आपके फोकस राज्य में रहे हैं इस बार, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि भारत पर्यटन विकास निगम का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी कमला वर्धन राव, मनोज कुमार, ईशांत वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भारत पर्यटन विकास निगम है, भारत पर्यटन विकास निगम, इसका प्रबंधक निदेशक जो आपका है जी कमला वर्धन राव को नियुक्त किया गया है। किसको? जी कमला वर्धन राव को नियुक्त किया गया है। याद रखना है आपको। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिर्जापुर वेब सीरीज में ललित का रोल निभाने वाले अभिनेता का निधन हो गया, उनका असली नाम क्या था? आप सभी लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज अच्छे से देखी है, सभी लोगों ने देखी है, मैक्सिमम लोग देख ही चुके हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही उस टाइम। तो पूछा जा रहा है हमसे कि जो ललित का रोल निभाया था उनका निधन हो गया है, तो उनका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन हैं आपके ब्रह्मा मिश्रा, अली फजल, दिव्येंदु, विक्रांत वाजपेयी। तो आपके अली फजल और देवेंद्र तो नहीं हो सकते बिकॉज ये थोड़े से चर्चाओं में रहते हैं और आप इनसे थोड़े से परिचित भी होंगे, तो आपको पता होगा कि ये लोग हैं, इनके अभी निधन नहीं हुआ है। आपको कन्फ्यूजन होगी ब्रह्मा मिश्रा में और विक्रांत वाजपेयी में। तो आपको बता दें कि जो ललित का रोल निभाया था उनका रियल नेम था ब्रह्मा मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, कि क्या नाम था? ब्रह्मा मिश्रा था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देश में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिकी नुकसान की भरपाई हेतु NHAI ने पूरे देश में कितने पेड़ लगाए हैं? 2.23 करोड़, 2.50 करोड़, 2.89 करोड़ या फिर 3 करोड़। तो आपको बता दें कि ये जो NHAI का काम है ये सराहनीय है कि इन्होंने ये काम कर लिया है। इन्होंने वादा नहीं किया, इन्होंने ये काम कर लिया है। इन्होंने पेड़ लगा लिए हैं, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में, सिर्फ इसीलिए कि वनों की कटाई के कारण हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने भरपाई के लिए इतने पेड़ लगाए। ये कितनी अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है ये तो। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने कितने पेड़ लगाए हैं? तो आपको बता दें कि 2.23 करोड़ NHAI ने टोटल आपके पेड़ लगाए हैं देश में। NHAI के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। ठीक, नेशनल हाईवे जो है आपके, नेशनल हाईवे का देखरेख आपका जो है, मतलब रख रखाव जो है वो आपका केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसके? केंद्र सरकार के। याद रखना है आपको। ठीक, जो आपके नेशनल हाईवे हैं उनका देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला संक्रमण भारत में किस राज्य में मिला? ऑप्शन हैं आपकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। हालांकि हम जानते हैं कि आपको कोरोना वायरस का कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसने एकदम तहस नहस कर दी थी सबकी ज़िंदगी 2 साल से, लेकिन फिर भी हमें एक अगर सरकारी नौकरी चाहिए है तो
थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। एटलीस्ट हम पहला संक्रमण तो अपने माइंड में रख ही सकते हैं। इतना भी नफ़रत नहीं करना है। अगर आपको नफ़रत है, हम मानते हैं सभी को नफ़रत है, तो अपनी नफ़रत को दूर करिए अपने आप को स्वस्थ रख के। कैसे? अपने आप को स्वस्थ रख के कि कोरोना वायरस आपको टक्कर ना दे पाए। जैसे कि मेरे घर में 2 बार सब लोग वेव से पॉजिटिव हुए, लेकिन मैं ऐसी सिंगल, मुझे लगता था ऐसी पर्सन हूँ को जो पॉजिटिव हुई ही नहीं उस घर में। तो अपने आप को स्वस्थ रखने में ही हमारी भलाई है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पर, बहुत बात हो गई। तो ओमिक्रॉन का जो पहला आपका संक्रमण था वो कहाँ देखने को मिला था? वो आपको मिला था कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में मिला था। इंपॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन का पहला मामला आपको कहाँ मिला? कर्नाटक में मिला था। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 दिसंबर, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। तो आप सभी को पता होगा कि चीन जो है, आपका जो चीन है वो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, निर्यातक का मतलब समझते हैं आप लोग? निर्यातक का मतलब होता है निर्यात करना। निर्यात का मतलब होता है कि ये दूसरे देशों को देता है। ठीक, आयात का मतलब होता है अपने, मतलब दूसरे देशों से चीज़ों को लेना। ठीक, तो चीन एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का। और आपको पता है कि भारत में जो जितनी भी चाय उत्पादित होती है, आप सभी को पता है कि इंडिया में भी चाय आपकी प्रोड्यूस होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो जितनी भी चाय उत्पादित होती है उसका 80% तो हम ही लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अब बताइए, भारत जो है 80% खुद कंज्यूम कर ले रहा है, बचा हुआ 20% वो निर्यात करता होगा, तो क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या कमाएगा? 80% हम ही लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जो है कितना बड़ा टी कंजप्शन का एकदम वो बन चुका है, पॉइंट बन चुका है। ठीक, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर का डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस दिवस को मनाने का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि एटलीस्ट प्रत्येक पर्सन जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखे। बेसिक नॉलेज का मतलब है थोड़ा बहुत नॉलेज, जितनी बेसिक नॉलेज होती है वो कंप्यूटर की होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आज का डिजिटल का ज़माना है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वहीं आपका 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका 14 दिसंबर को बहुत ही अच्छा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 दिसंबर को आपके 2 डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका सेलिब्रेट किया जाता है, पहला सेलिब्रेट किया जाता है दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग, ठीक, दिव्यांग दिवस। और क्या सेलिब्रेट किया जाता है आपका? और आपका सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड स्थापना दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड स्थापना दिवस भी आपका 3 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है नागालैंड स्थापना दिवस भी आपको। ठीक, आपको 2 दिसंबर का पता चल गया है। 2 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और आपका 15 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 14 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और नागालैंड स्थापना दिवस। ये आपने 5 डेज कुल मिला के पढ़ लिए हैं दिसंबर के। आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा तो याद हुए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न है आपका कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ? ऑप्शन हैं आपके जक्सा, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जक्सा जो है आपकी अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की? जापान की। कहाँ की है? जापान की। इसका जो गठन हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक, वहीं नासा, आपको पता है कि नासा कहाँ की है? नासा आपकी अमेरिका की है। ठीक, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका, इसका गठन हुआ था आपका
1958 में हुआ था, ठीक, 1958 में हुआ था। इसरो आपकी इंडिया की है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि ये आपकी इंडिया की है, ठीक। तो आपसे पूछा जो गया है वो ये पूछा गया है आपसे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ। तो आपको बता दें कि जो नासा है, नासा के अंतरिक्ष यान ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है हाल ही में, ठीक है। तो नासा ने पहली बार सूर्य के वातावरण में प्रवेश किया है। कब? पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है नासा का, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आपके नासा ने सूर्य के वातावरण को छुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का पूरा नाम भी याद रखना है आपको। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दुर्गा पूजा से संबंधित। आप सभी लोगों ने दुर्गा पूजा का नाम सुना ही होगा और कहाँ फेमस है ये भी आपने सुना होगा और बहुत मन भी किया होगा कि काश मैं यहाँ पर एक बार जाऊँ। तो ज़रूर जाइए, बहुत बहुत अच्छा माहौल होता है, ठीक। क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को ने कहा कि दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन है आपके भोपाल, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है भोपाल और जयपुर तो है ही नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो कोलकाता ही बचता है ले दे के। तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है वहाँ की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने मान्यता दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन रहा है? रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा या फिर जो बाइडेन। तो आपको बता दें प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो फर्स्ट नंबर पर, ऐसे कौन से शख्स हैं जो फर्स्ट नंबर पर प्रशंसनीय रहे हैं इस बार। तो वो आपके बराक ओबामा रहे हैं। वहीं महिलाओं में देखा जाए, महिला वर्ग में, तो महिला में इनकी जो वाइफ हैं मिशेल ओबामा, वो रही हैं सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्ति रही हैं, ठीक, मिशेल ओबामा, ठीक। तो अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में जान लेते हैं। मोदी जी का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पीएम हैं। तो हमारे पीएम जी का जो स्थान रहा है वो 8वां रहा है प्रशंसनीय व्यक्तियों में। कौन सा? 8वां स्थान रहा है इनका, याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? ये जो 2 डिब्बे हैं, ये जो आपके बर्ड पर जाके ये जो आप इस तरीके से लगाते हो ना, ये इस तरीके से इधर बर्ड पर जाके ये पता नहीं कैसे अपने आप हो जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये वो वाला है, ठीक। तो किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन हैं आपके MM नरवाणे, संजीव कौशल या फिर नरेंद्र पोल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपके जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वो आपका MM नरवाणे ने संभाला है। इनका पूरा नाम भी याद रखना है क्योंकि हम इनका छोटा सा नाम पढ़ लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता इनका पूरा नाम क्या है। जानने के लिए बस बता रही हूँ कि मनोज, इनका क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाणे इनका नाम है, ठीक। ये आपके जो हैं थल सेना के प्रमुख हैं, ठीक, थल सेना प्रमुख। तो इन्होंने हाल ही में इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पत्र पर? आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में। ऑप्शन हैं आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया। तो आप सभी को पता है कि अगर डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आपका MOU साइन हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए ये आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए होंगे। तो ऐसा आपका कौन सा देश है? तो आपका वियतनाम जो है, आपका वियतनाम, ये वियतनाम के साथ हस्ताक्षर हुआ है इंडिया का, ठीक है। श्रीलंका की लोकेशन आप सभी को पता है कि इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका आता है। वहीं बांग्लादेश के बारे में भी जान लीजिए। इंडिया जो है अपना सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है कुल 7 देशों से सीमा साझा करता है, 7 देश से सीमा साझा करता है, ठीक। सबसे बड़ा अपना बॉर्डर साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश।
दूसरा आपका है, मैं इस तरीके से लिख दे रही आप समझ जाओगे। सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, फिर आपका चीन के साथ करता है। चीन के बाद स्थान आता है आपका पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बाद आपका आता है नेपाल। नेपाल के बाद आता है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार के बाद आता है आपका भूटान। भूटान के बाद सबसे लास्ट में आता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही, आप समझ जाइएगा। ये अफगानिस्तान लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया जो है अपना सबसे बड़ा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। वहीं सबसे छोटा बॉर्डर अपना किस देश के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना है आपको ये दोनों देश। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको कंबोडिया के बारे में भी बता दें कि कंबोडिया जो है एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो आप सभी ने जो है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वो देखे होंगे, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। ठीक, तो ये जो है आपका एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है आपका। ठीक है, यहाँ जो है इसको पहले क्या बोला जाता था, इसका जो पहले नाम था वो बहुत ही फनी है। इसका पहले नाम था कंपूचिया। कंपूचिया, ठीक, कंपूचिया नाम था इसका, कंपूचिया। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है नामपेई। कैपिटल इसकी इंपॉर्टेंट है, नामपेई। थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, याद रखना, नामपेई। इसकी जो कैपिटल नामपेई है। ठीक है, इसकी भाषा जो है कंबोडिया की वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, आपको सुन के थोड़ा सा लगेगा कि ऐसी भाषा है। तो इसकी भाषा जो है वो है आपकी कंबोडिया की भाषा है खमेर। ठीक, खमेर याद रखना है, खमेर। ठीक है, ये खमेर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कट करके इधर लिख दे रही, खमेर। ठीक, थोड़ा सा आपको अब मैं वियतनाम के बारे में बता दूं, वियतनाम की लोकेशन। ठीक, आंसर तो आप जान गए हैं, लेकिन सारे देश की आपको लोकेशन भी जानना ज़रूरी है। आपकी लोकेशन किसी भी सब्जेक्ट में बन सकती है, जैसे आपका भूगोल हुआ तो वहाँ पर भी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे तो ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। हमें यही नहीं पता कि वियतनाम हमारा कहाँ लाई करता है, तो हम फिर क्यों ज्योग्राफी पढ़ें, हम क्यों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें जब हमें यही नहीं पता। तो पता होना चाहिए लोकेशन भी। जो वियतनाम है ये भी आपका दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, दक्षिण पूर्व एशिया का ही एक देश है। ठीक है, और ये उत्तर में चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कहाँ, उत्तर में इसका जो बॉर्डर है वो चाइना से लगा हुआ है। ठीक, ये जो है अपने दक्षिण में चीन सागर से घिरा हुआ है। ठीक, दक्षिण में इसकी चीन सागर है। क्या है, चीन सागर है। ठीक, याद रखना है, इसके दक्षिण में कौन सा सागर है, चीन सागर है। और वियतनाम के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। किस धर्म के, बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, बौद्ध धर्म के लोग आपके निवास करते हैं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और आपको जानने को मिलेगी, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या है वो 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पे। तो 1st नंबर पे कौन है, 1st नंबर पे आपकी सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की जनसंख्या आपकी कहाँ पर है, चीन में है। फिर जापान में है आपकी, जापान के बाद आपकी कहाँ पर है, वियतनाम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपके इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। ठीक, तो उनको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग चाइना में, फिर जापान में, फिर वियतनाम में। ठीक है, याद रखना है। ठीक, वियतनाम के बारे में आप जान गए हैं। तो आपका MOU डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आपका किसके साथ, वियतनाम के साथ अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे BSF के बारे में है कि BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 57वां, 58वां, 59वां या 60वां। तो आपको बता दें BSF के बारे में, जो आपका BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इनका जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सिद्धांत है, मैं बता दूं, जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। पर्यंत कर्तव्य इनका जो है सिद्धांत है। कितना अच्छा इनका सिद्धांत है कि जीवन पर्यंत कर्तव्य, इन्होंने अपना सिद्धांत रखा हुआ है। ठीक है,
साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल हमारा BSF ही है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल आपका BSF ही है। इसका जो गठन है वो कब हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि BSF का स्थापना दिवस कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसीलिए इनका जो इस बार है वो 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, आंसर एक आपका एकदम सही होगा। ठीक है, याद रखना है इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनका सिद्धांत क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य है। साथ ही साथ इनका हेडक्वार्टर भी याद रख लेना कि इनका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सेंड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पहली बोला जाए तो पहली तो आपको याद रखना है कि पहली महिला राष्ट्रपति जो है कहाँ की बनी है, सेंड्रा मिशन। ऑप्शन है आपके वियतनाम, कंबोडिया, बारबाडोस या फिर श्रीलंका। तो आपको बता दें कि जो सेंड्रा मिशन है वो आपकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बारबाडोस की। कहाँ की? बारबाडोस की। आपने वियतनाम की लोकेशन देख ली थी, कंबोडिया की भी देख ली थी, श्रीलंका की भी देख ली थी। अब आपको बारबाडोस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी लोकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है बारबाडोस की। क्यों बनती है? क्योंकि ये आपका कैरेबियन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में, यानी कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कैरेबियन द्वीप पर। ठीक, मैं आपको बताऊं, जब आप दक्षिणी अमेरिका का मैप देखेंगे, तो आपको दक्षिण अमेरिका के उत्तर में ये जो है आपको दिखेगा कैरेबियन द्वीप। तो कैरेबियन द्वीप पर ही आपका बारबाडोस है जो पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन। ठीक, याद रखना है बारबाडोस की आपकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। ठीक, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक, तो जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है इसको इंटरपोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरपोल। ठीक, इसका जो मेन काम होता है वो आपको याद रखना है कि मेन कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना। क्या? पुलिस सहयोग। ठीक, पुलिस सहयोग और क्या? अपराध नियंत्रणों की सुविधा प्रदान करना। इनका जो हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, वो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो आपको बता दूं कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, लियोन में। कहाँ? लियोन, फ्रांस। याद रखना है, लियोन, फ्रांस। ठीक है, अगर आपसे महासचिव का नाम पूछा जाए तो इनके जो महासचिव हैं, महासचिव का नाम है जर्गन स्टाक। क्या नाम है? जर्गन स्टाक। ठीक, और जो नए अध्यक्ष हैं वो हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो आपके जो हैं हाल ही में नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी जी को चुना गया है। किसको? नासिर अल राइसी जी को चुना गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी जी को चुना गया है। ठीक, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके मनोज कुमार मागो, प्रवीण राव, मनोज सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये जो डिब्बे बन गए हैं ना, ये बर्ड पे आके इस तरीके से जो हम लोग अवतरण चिन्ह लगाते हैं ये आपके इधर पे ये बन चुके हैं। ठीक, तो इनको आप ध्यान मत देना ये बगल में। ठीक, जो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है वो आपका कहाँ पर है, पहले यही पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आपका दिल्ली में है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि रक्षा सेवा और जो आपका सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए रणनीति सीखने की सर्वोच्च जो है आपकी संस्था है। ये राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आपका क्या है? रक्षा सेवा और जो आपके सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए रणनीतिक कार्य की सर्वोच्च संस्था है। ठीक, याद रखना है आपको इसके बारे में। तो इनके जो अभी प्रमुख हैं वो किनको नियुक्त किया गया है?
वो आपके मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज कुमार मागो को। इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। प्रश्न आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 1 दिसंबर को तो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। एड्स दिवस इसीलिए मनाया जाता है हर साल, एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है ये एड्स दिवस 1988 से मनाया जा रहा है। कब से? 1988 से मनाया जा रहा है। ठीक, 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। 3 दिसंबर को आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, और साथ ही साथ आपका नागालैंड स्थापना दिवस आपका 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस और बाकी 3 दिसंबर के 2 डे आपने पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला? ऑप्शन हैं आपके प्रवीण राव, संबित पात्रा, सुशांत अर्नाल। तो आपको बता दें कि आपका जो 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है वो किसको मिला है? वो आपका प्रवीण राव जी को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार आपका प्रवीण राव जी को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे से उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर रहा? ऑप्शन हैं आपके दिल्ली, अमेरिका, भारत या फिर श्रीलंका। तो आपको लग रहा होगा दिल्ली है, पर इसमें दिल्ली नहीं है। ठीक है, हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो प्लास्टिक कचरा है उससे उत्पादन में, मतलब उसको रिसाइकिल करके और भी चीज़ें बनाने में कौन सा, सॉरी उत्पादन में, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, रिसाइकिल करने में नहीं, प्लास्टिक कचरा उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा शीर्ष पर हमारा USA रहा है, अमेरिका रहा है। ठीक है, मेरे से गलती हो गई यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में, मतलब कौन सा प्रोड्यूस करता है कचरा, उसमें शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान आपके अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा था। ठीक है, आपका कि EWS श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन हैं आपके अजय भूषण पांडे, मीता शर्मा, जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो EWS होता है, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ठीक, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसके लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो आपकी गठित की गई है। तो उसके जो हेड हैं मतलब जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके अजय भूषण पांडे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? अजय भूषण पांडे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपकी किस स्टेट की जो पुलिस है उसने आपका कॉल योर कॉप जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आपके असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो आपको बता दें कि जो आपकी नागालैंड की पुलिस है उसने कॉल योर कॉप जो है मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है। किसने? नागालैंड की पुलिस ने। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो आपका नागालैंड है वो आपका किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो नागालैंड है और वो मणिपुर है, नागालैंड और मणिपुर ये दोनों ही आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। किससे? म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक, याद रखना है, मणिपुर और आपका नागालैंड दोनों ही आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। वहीं आपका मेघालय है, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम ये आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश, कौन कौन? याद रखना, मेघालय और आपका त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके जो 3 राज्य हैं वो आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं आपका मणिपुर और नागालैंड आपका जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है। एक ये जो असम है इसको ज़रूर आपको याद रखना है, बिकॉज असम के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी। असम जो है, जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी 7 सिस्टर्स हैं, उनमें से असम भी एक है। ठीक, तो बची कितनी? 6। तो ये जो 6 हैं आपकी 6 जो बची हुई 7 सिस्टर्स हैं, इन 7 सिस्टर्स से असम एक इकलौता राज्य ऐसा है जो इन 6 से अपनी सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर्स में से जो अपनी 6 सिस्टर्स से सीमा साझा करता है, तो वो असम ही है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपका असम जो है वो थोड़ी सी सीमा बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है। ठीक,
एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगी मैं कि ये जो आपका असम है, इसके बारे में एक चीज़ कि असम जो है आपका पश्चिम बंगाल से, किससे, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। हम लोग को लगता है पश्चिम बंगाल तो कितना नीचे है और ये सीमा साझा कर ही नहीं सकता। जब आपसे ऑप्शन 4 दिए जाते हैं तो आप पश्चिम बंगाल को कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भी हमारा जो हमारा है स्टेट है, जो हमारे स्टेट है भारत का, वो हमारा असम से सीमा साझा करता भी होगा। जी हाँ, आपका असम से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि इसका थोड़ा सा बॉर्डर आपका असम से भी लगता है पश्चिम बंगाल का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया है कि कॉल योर ऐप जो मोबाइल ऐप है वो नागालैंड की पुलिस ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैलन डी 2021 पुरुष श्रेणी का विजेता किसे घोषित किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बैलन डी, ये बैलन डी और नाम है इसका पूरा, कि बैलन डी और 2021 के पुरुष श्रेणी का विजेता जो है किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन हैं आपके लियोनल मेसी, जियान लुइगी डोनारुमा, एलेक्सिया पुटेरस, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि जो पुरुष श्रेणी का विजेता है वो किसे घोषित किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो पुरुष श्रेणी का विजेता है वो आपके लियोनल मेसी जी को घोषित किया गया है। किसको, लियोनल मेसी जी को घोषित किया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा जो हमारे लियोनल मेसी जी हैं ये हमारे कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। याद रखना है आपको कि ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट बनता है ये भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। इनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो नाम तो याद रखना है, साथ ही साथ इनका ये कहाँ के हैं ये भी याद रखना है, अर्जेंटीना के हैं। ठीक, अब आपको जियान लुइगी डोनारुमा के बारे में भी बता दें कि इन्होंने जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर यासीन ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इसी बैलन डी 2021 में। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने, सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर यासीन ट्रॉफी, यासीन ट्रॉफी। ठीक, याद रखना है आपको कि हमारे जियान लुइगी डोनारुमा ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यासीन ट्रॉफी जीती है। वहीं एलेक्सिया पुटेलस ने क्या जीता है। तो एलेक्सिया पुटेलस के बारे में भी आपको बता दें कि ये जो एलेक्सिया पुटेलस हैं इन्होंने बैलन डी, ये जो महिला हैं इन्होंने महिला वर्ग की ओर से बैलन डी 2021 महिला श्रेणी का विजेता इन्हें घोषित किया गया है। ठीक है, ये महिला श्रेणी की हैं। पुरुष श्रेणी के कौन है, हमारे लियोनल मेसी हैं, तो ये महिला श्रेणी की हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये कहाँ की हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो ये आपकी एलेक्सिया पुटेलस हैं ये आपकी स्पेन की बार्सिलोना की हैं। कहाँ की हैं, बार्सिलोना की हैं। ठीक है, स्पेन बार्सिलोना। ठीक, याद रखना है कि ये कहाँ की हैं, ये ज़रूर याद रखना है, बार्सिलोना। ठीक, आपका लास्ट बचता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के बारे में। तो आपको बता दें कि जो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं इनको जो है स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्या, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। ठीक, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। ठीक है, याद रखना है कि स्ट्राइकर ऑफ द ईयर आपका किसको मिला है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है ये कहाँ के हैं, तो ये आपके पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं, याद रखना है ये भी। ठीक, तो आई होप यहाँ पर आप सारे जान चुके होंगे ऑप्शंस के बारे में भी कि किसको क्या मिला है बैलन डी 2021 की प्रतियोगिता में। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक आपका एकदम करेक्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। ये रूप में ये काट दीजिएगा। ठीक, यहाँ से कट कर दीजिएगा। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में भारतीय शहर ऐसा कौन सा बना है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर अभी हाल ही में बना है। तो कौन बनने वाला है, ठीक, बना नहीं है, अभी बनने वाला है। तो ऑप्शन है आपके दिल्ली, वाराणसी, मेरठ या आगरा। तो आपको बता दें ये जो है आपका वाराणसी जो है सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में पहला भारतीय शहर बनने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक वाहन का मतलब आप समझते होंगे कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक ही वाहन को अपना शेयर कर सकें। ठीक, तो ये होता है सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बना है। ऑप्शन हैं आपके अर्जेंटीना, बारबाडोस, बुल्गारिया, रोमानिया।
तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे नया गणराज्य, मतलब अभी की बात की जा रही है कि हाल फिलहाल में कौन सा गणराज्य आपका बना है। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट है, बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस जो है अभी नया नया गणराज्य बना है। साथ ही साथ यहाँ की जो पहली महिला जो है आपकी राष्ट्रपति बनी है वो कौन सी हैं, इनका नाम है सेंड्रा मेसोन है। क्या नाम है इनका? सेंड्रा मेसोन। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है, सेंड्रा मेसोन। ठीक है, साथ ही साथ आपको बारबाडोस के बारे में ये भी याद रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी जो लोकेशन है वो प्रशांत महासागर के कैरिबियन द्वीप पर है। ठीक है, याद रखना है, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक, तो ये प्रशांत महासागर में आपकी कैरिबियन द्वीप पर है। और आपको कैरिबियन द्वीप कहाँ मिलेगा? तो आप जब दक्षिणी अमेरिका का मैप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में आपको ये जो है कैरिबियन द्वीप मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है बारबाडोस की, तो इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। कैपिटल याद रखना है आपको, क्योंकि नया नया गणराज्य बना है तो कैपिटल तो इंपॉर्टेंट बनती है। तो ब्रिज टाउन जो है इसकी कैपिटल है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अर्जेंटीना की कैपिटल आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसको तो याद रखना है। इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, आपको बुल्गारिया के बारे में भी पता होगा कि जो बुल्गारिया है आपका, ये यूरोप का एक देश है। आपको पता होगा यूरोप का एक देश है। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है? बुल्गारिया की कैपिटल है आपकी सोफिया। ठीक, सोफिया इंपॉर्टेंट है ये भी। वहीं रोमानिया के बारे में जान लेते हैं कि आपका रोमानिया जो है इसकी कैपिटल क्या है? ये इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये आपका कहाँ की कंट्री है? ये आपकी यूरोप की कंट्री है। ठीक है, ये यूरोप की कंट्री है आपकी बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन सारी लोकेशंस को आपको जरूर याद रखना है। ठीक, साथ ही साथ ये रखना है याद कि सबसे नया जो गणराज्य है वो आपका बारबाडोस बना है। कौन सा बना है? बारबाडोस बना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि युवाओं को अपनी आवाज़ को प्रसारित करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो के कौन सा नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? मतलब आपके युवाओं की जो आवाज़ है उसको प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं आपका AIRNXT यानी कि एयर नेक्स्ट, एयर XNT, एयर TNX, एयर 2.0। तो आपको बता दें कि जो युवाओं की आवाज़ को प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने, ऑल इंडिया रेडियो ने, ये याद रखना है कि किसने ये कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? AIRNXT। ठीक है, याद रखना है इसको कि ये ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है ये कार्यक्रम। किस लिए? युवाओं की आवाज़ को प्रसारित करने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आपके नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि जो ऐसा आपका कौन सा राज्य है भारत का कि जिसने अपना जैविक फल कीवी जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, प्रमाणिक जैविक फल कीवी को लॉन्च किया है। सबसे पहले तो कीवी के बारे में जान लेते हैं। ये कीवी जो है एक फ्रूट है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन E होता है। काफ़ी महंगा होता है, तो इसको मतलब परचेज़ करना आसान नहीं होता है, काफ़ी महंगा होता है ये। ठीक, कभी खा के देखना फिर भी, लेकिन आप लोग खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, टेस्ट अच्छा है इसका। साथ ही साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भरपूर मात्रा में रहते हैं। क्या? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो आपके कीवी फ्रूट में भरपूर मात्रा में रहते हैं। पता है आप सबको कि ये जो कोरोना वायरस आया था तो एक अफवाह भी फैली थी कि कीवी फ्रूट खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। पता नहीं कौन कौन से तमाम प्रकार के फ्रूट्स नए नए लॉन्च कर दिए। ड्रैगन फ्रूट, इतना मतलब ड्रैगन फ्रूट तो और परचेज ही ना कर पाए इंसान, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में लोग ऐसी अफवाह फैलाने लगे थे कि ये खाने से इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, इम्यून शक्ति आपकी बूस्ट होगी। तो लोग ये भी कंज्यूम करने लगे थे। परचेज नहीं कर पा रहे थे लेकिन फिर भी कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई काम असर किया नहीं खास, वैक्सीन ही असर की है। ठीक, तो आपको कीवी फ्रूट के बारे में याद रखना है। जो कीवी फ्रूट है उसमें विटामिन C, विटामिन E और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक,
तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, पहले तो प्रश्न का उत्तर जान लीजिए कि पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी जो है वो किसने लॉन्च किया है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश आपका चीन से सीमा साझा करता है। किससे करता है? चीन से सीमा साझा करता है। वहीं आपका नागालैंड और मणिपुर आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीमा आपको, बॉर्डर आपको याद रखना है कि कौन सा हमारा राज्य किससे सीमा साझा करता है। ठीक, वहीं आपका जो मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे आपको मेमोराइज करना है बार बार कि मेघालय त्रिपुरा मिजोरम हमारे बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। किससे? बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बता रहे हैं और इसीलिए आपको याद भी रखना है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि आपके हरियाणा का जो 35वां मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके संजीव कौशल, मनोज कुमार मागो, रमेश बैस या फिर श्रीधरन पिल्लई। तो आपको पता होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का 35वां मुख्य सचिव जो है आपके संजीव कौशल जी को नियुक्त किया गया है। किसको? संजीव कौशल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस एक्सप्रेस वे का निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन हैं आपके गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस वे, वाराणसी सहारनपुर एक्सप्रेस वे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जो है आपका, इसने आपका जो है किस एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। तो इन्होंने NHAI ने हाल ही में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। ठीक, NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NHAI का हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल हाईवे जो है आपका, नेशनल हाईवे के रख रखाव से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है आपका कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको भी याद रखना है आपको कि आपका जो है सुराई इको टूरिज्म जोन जो है उद्घाटित किया गया उत्तराखंड में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस देश ने भारी वाहन रॉकेट, कितना खतरनाक नाम है, अंगारा E5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक, रूस, चीन, जापान, भारत। आपके ऑप्शंस जो थे वो आप जान गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपके भारी वाहन रॉकेट अंगारा E5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। ठीक, तो आपका जो अंगारा E5 है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रसिया ने किया है, रूस ने किया है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट हुआ। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है। अब आपसे हवाई अड्डे के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो यही आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं आपके कि चकेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन दूसरा है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो चकेरी हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? याद रखना है, चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में स्थित है। ठीक, वहीं आपको हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ आ ही रहा होगा कि आपका हैदराबाद में है। और बाबतपुर हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक, याद रखना है। इसी को लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में बाबतपुर हवाई अड्डा भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपका जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 है वो आपके हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन था उसको लागू करने में हमारा कौन सा राज्य अव्वल रहा है। ऑप्शन हैं आपके आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। ठीक, तो आपको बता दें कि तेलंगाना जो है आपका, तेलंगाना इसकी कैपिटल आपको पता होगा कि हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। ठीक, साथ ही साथ जो आपका तेलंगाना है इसको निजामों का शहर बोला जाता है। किसका? निजामों का शहर।
निजामों का शहर, साथ ही साथ एक चीज़ और इसको बोला जाता है प्लस, क्या बोला जाता है इसको, मोतियों का शहर बोला जाता है। क्या, मोतियों का शहर बोला जाता है, निजामों का शहर और मोतियों का शहर आपके तेलंगाना को बोला जाता है, मोतियों का शहर, याद रखना है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका जीएस आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर आपको पढ़ना ही है। अगर आपको यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी जानने को मिल रही हैं चीज़ें तो क्या बुराई है जानने में, जान लेते हैं। ठीक है, तेलंगाना की जो भाषा है वो कौन सी है, तेलंगाना में बेसिकली तेलुगु बोली जाती है। कौन सी, तेलुगु भाषा बोली जाती है, याद रखना है। ठीक, ये तो आपको इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर कि निजामों का शहर और मोतियों का शहर आपके तेलंगाना को कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलते हैं कर्नाटक की ओर, कि कर्नाटक के बारे में जानना है अब हमको। कर्नाटक जो है आपका, वो आपका 1956 में जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, 1956 में ही तो आया था आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो इसके तहत जो बना था वो कर्नाटक 1956 में बना था। ठीक है, ये जो था इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम पहले मैसूर था। क्या था, मैसूर था, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पहले मैसूर था। मैसूर इसी को कहते थे हम लोग कर्नाटक को। ठीक, फिर 1973 में इसको कर्नाटक बोला गया। कब, 1973 में क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया कर्नाटक, ये इस तरीके से बोला जाता है कर्नाटक। ठीक, इसकी जो कैपिटल है वो आपकी बेंगलुरु है। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है कर्नाटक की कैपिटल है आपकी बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बेंगलुरु अभी हम लोग बोलते हैं इसको बेंगलुरु, पहले इसको बेंगलोर बोलते थे। जैसे मेरे भैया वहाँ पर रहते थे, मेरा भाई रहता था बड़ा, तो फिर हम लोग कहते थे भैया बेंगलोर जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर विप्रो में काम करते थे। ठीक, तो पहले हम लोग इसको बेंगलोर बोलते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोग ये बोलते थे कि भैया जो मेरा है वो बेंगलुरु जा रहा है। तो हाँ, जो इसका ये नाम है बेंगलुरु, वो पहले बेंगलोर था। क्या था, बेंगलोर था, लेकिन कब था, 2014 से पहले था। 2014 से पहले इसको क्या बोला जाता था, बेंगलोर बोला जाता। ठीक, ठीक है, याद रखना है, क्या बोला जाता था इसको, बेंगलोर बोला जाता था। ठीक, अभी इसको हम लोग बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक, याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है ये भी कि क्या कहते हैं, बेंगलोर को बेंगलुरु में कब परिवर्तित किया गया नाम, तो 2014 में। ठीक, चलते हैं केरल की ओर। केरल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है केरल। तो केरल तो बहुत अच्छा आपका राज्य है, बहुत ही अच्छी स्टेट है। ठीक, काफ़ी चीज़ों में हमेशा आगे रहती है, हर एक चीज़ में। सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो वुमेंस के एम्पावरमेंट में देखा जाए तो हर चीज़ में लड़कियों की स्थिति वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। स्टडी के मैटर में भी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सही हैं। ठीक, तो केरल जो है आपका, केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की भाषा जो है आपकी क्या है, मलयालम है। भाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की भाषा कौन सी है, मलयालम है। ठीक है, जो केरल है आपका, केरल में आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। एक तो बनता है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, आपके केरल में ही है। कौन सा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक, ये जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम कहते थे। तो तिरुवनंतपुरम जो है आपका कैपिटल आपकी केरल की, तो वहाँ पर आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और साथ ही साथ आपकी राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है। ध्यान से सुनिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र दोनों ही आपके कहाँ पर हैं, केरल की कैपिटल जो है आपकी तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम जिसे पहले बोलते थे वहाँ पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो जो आंध्र प्रदेश है आपका, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। क्या है, अमरावती, अमरावती। ठीक, थोड़ा सा मेरा पेन जो है वो गड़बड़ है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, लिखते हुए बनता ही नहीं है, और फ़ोन भी थोड़ा छोटा है तो और भी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे पता है आप लोग मैनेज कर लेंगे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं और समझते हैं कंडीशन को। सबसे अच्छी बात ये है कि हाँ, जेनुइनली कोई पढ़ा रहा है, और अगर नहीं है चीज़ें तो फिर हमें मैनेज करना चाहिए। बाकी आप सुन तो रहे ही हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से।
ठीक, जो अमरावती है आपका, ये जो अमरावती है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, वो आपकी कृष्णा रिवर के तट पर है। और ये एक चीज़ और याद रखना है, ये गुंटूर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर, गुंटूर का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, गुंटूर काफ़ी चर्चाओं में रहता है। तो आपका जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पर आपकी जो अमरावती कैपिटल है वो है, साथ ही साथ कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन लागू करने में आपका कौन सा राज्य जो है फर्स्ट नंबर पर आया है, तो आपको बता दें कि आपका तेलंगाना जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके विरल देसाई, विक्रम मिश्रा, सीपी गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो वन महानिदेशक और विशेष सचिव जो हैं आपके, वो बने हैं आपके सीपी गोयल जी बने हैं आपके। कौन बने हैं? सीपी गोयल जी बने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? बी प्रवीण राव, संबित पात्रा, पवन कुमार और प्रदीप शाह। ऑप्शन हैं आपके, तो आपको बताना है कि भारत पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो वो आपके नियुक्त किए गए हैं संबित पात्रा जी नियुक्त किए गए हैं। कौन? संबित पात्रा जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी यहाँ पर भी। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन हैं आपके मुंबई, दिल्ली, तेल अवीव या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको लग रहा होगा मुंबई है, लेकिन ऑप्शन में आपका जो रखा है मुंबई, वो आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, तो आखिर उत्तर कौन सा है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका तेल अवीव। ठीक, जो आपका तेल अवीव है वो आपका लंदन की जो EIU है, EIU को मतलब बता दें आपको, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ठीक यूनिट। तो इसके मुताबिक जो है आपका विश्व में सबसे महंगा शहर आपका तेल अवीव है। ठीक, अभी थोड़ा सा आप तेल अवीव के बारे में जान लेते हैं। तो जो तेल अवीव है आपका, वो इज़राइल का एक शहर है। तेल अवीव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेल अवीव भी कहाँ, किसका शहर? इज़राइल का शहर है। इज़राइल भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है अपने जेरूसलम की वजह से, तो याद रखना है जो आपका इज़राइल है, जो तेल अवीव है वो इज़राइल का एक शहर है। साथ ही साथ जो इज़राइल है, आपको पता होगा कि इज़राइल जो आपका भूमध्य सागर जो है उसके तट पर स्थित है। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी। ठीक, याद रखना है जो इज़राइल है वो आपका भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, मतलब भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक, भूमध्य सागर, आपको पता होगा भूमध्य सागर क्यों फेमस है? क्योंकि ये सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं आपके, उसके लिए फेमस है आपका भूमध्य सागर। खट्टे फलों के लिए फेमस है भूमध्य सागर। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें भूमध्य सागर के बारे में इंपॉर्टेंट है, और डिस्कस करने बैठेंगे तो करंट आपका ख़त्म हो जाएगा, पर वो ख़त्म नहीं होगा। तो इतना अगर डीप बता दिए तो आप लोग भी छोड़ के चले जाओगे कि क्या ये पढ़ाती रहती हैं उल्टा सीधा और इसमें बीच में। ठीक, तो जितना इंपॉर्टेंट उतना आप जान लीजिए, बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जानेंगे। ठीक, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी आपको दिल्ली के बारे में एक चीज़ बता दें कि जो आपका दिल्ली है, वहाँ पर आपकी जो अरावली पर्वत की जो ऊंचाई है वो कम होने की वजह से, पर्वत की जब ऊंचाई कम हो जाती है तो वो पहाड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रायसीना पहाड़ी जो है आपकी, रायसीना पहाड़ी में कन्वर्ट हो गया जब आपका अरावली पर्वत, रायसीना पहाड़ी। ठीक, तो आपकी इसी रायसीना पहाड़ी पर आपका एक भवन है। कौन सा भवन है? वो आपका भवन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपका भवन है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन आपका रायसीना पहाड़ी पर है, याद रखना है राष्ट्रपति भवन के बारे में। ठीक, मुंबई के बारे में आपको पता है कि मुंबई आपका सालसेत द्वीप पर स्थित है। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पता है कि ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक जो है देश है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको पता चल ही गया है कि सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर जो नाम है आपका, शीर्ष पर नाम आपका तेल अवीव का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है पुष्कर महोत्सव से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद सेलिब्रेट किया गया है पुष्कर महोत्सव। तो जो पुष्कर महोत्सव है वो फिलहाल में कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका पुष्कर महोत्सव है वो हाल ही में जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्कर महोत्सव के बारे में काफ़ी चर्चाओं में रहा है आपका पुष्कर महोत्सव। ठीक, आप इसकी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देख लेना, काफ़ी फेमस रहा है इस बार। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी आपका पुष्कर महोत्सव से ही संबंधित है कि जो आपका
पुष्कर महोत्सव है जम्मू कश्मीर में कितने साल बाद मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद या फिर 12 साल बाद। तो आपको बता दें कि आपका जो पुष्कर महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर में 12 साल बाद सेलिब्रेट किया गया है। कितने? 12 साल बाद। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि ये इतने सालों बाद सेलिब्रेट किया गया है आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन हैं आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज को, मैरी कॉम को या फिर रानी रामपाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। किसको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये भी कि अंजू बॉबी जॉर्ज को आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रश्न है आपका कि नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन है आपके 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो आपको बता दें कि आपका 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वहीं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, आपके 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, वहीं आपके 2 दिसंबर को आपको पता होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर आपके जो है इस दिन आपका नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड स्थापना दिवस 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ऑप्शन 1 है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी डेट से संबंधित है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है। तो और मैं बता भी चुकी हूँ आपको 2 बार, तो मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ। मेरा उद्देश्य वीडियो को लंबा करना या फिर कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको दिसंबर के सारे जो डे हैं वो याद हो जाएं। आपको बार बार इतनी मोटी कॉपी बनानी ना पड़े। आपको बार बार बोलने पर, मेरे बोलने पर आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद रहे कि हमारे कौन से डे कब मनाए जाते हैं। ठीक, मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है, बस यही है कि आपकी मेमोरी में फिट हो जाएं वो डेज। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। ठीक, तो 2 दिसंबर को तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आपका 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है।